हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पिंकी चौधरी एंड आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। तो जैसे कि हमने अपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, इकोनॉमी क्या है, प्रॉब्लम क्या है इकोनॉमी में और हम क्यों पढ़ते हैं इकोनॉमी। तो अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज उसी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हम पढ़ेंगे कि इकोनॉमी में सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है। तो सबसे पहले इसकी मीनिंग जान लेते हैं कि सेंट्रल प्रॉब्लम है क्या। सेंट्रल प्रॉब्लम मीन्स प्रॉब्लम ऑफ चॉइस या प्रॉब्लम ऑफ फुलर एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज एंड टू सेटिस्फाई मैक्सिमम नंबर ऑफ वांट्स। मतलब कि बहुत सारी चीज़ों में से हम क्या चूज़ करें या जो हमारे पास जितने लिमिटेड रिसोर्सेज है उनको कैसे इस तरह से यूज़ या यूटिलाइज़ करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की ज़रूरतें पूरी हो जाए, यही सेंट्रल प्रॉब्लम है। और अगर अदर वर्ड्स में कहें तो हमारे पास फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो कि लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, ये सारी चीज़ें लिमिटेड है या कह सकते हैं उनकी कमी है। तो उनमें से हम क्या चीज़ें पहले प्रोड्यूस करें, यही सेंट्रल प्रॉब्लम है। ओके तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस मेनली होती क्यों है? मेनली वो 3 रीज़न की वजह से होती है। ये मैंने पहले वीडियो में मैं डिस्कस कर चुकी हूँ डिटेल में, बट एक बार रिमाइंड कराने के लिए थोड़ा सा फिर से बता रही हूँ। तो 3 रीज़न की वजह से प्रॉब्लम ऑफ चॉइस होती है। फर्स्ट है ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। सेकंड है रिसोर्सेज आर लिमिटेड, मतलब जो इन वांट्स की ज़रूरतों को पूरा करेंगे वो कम है। एंड थर्ड में आएगा दे हैव अल्टरनेटिव यूजेस, मतलब इनके बहुत सारे यूजेस भी है। हम कह सकते हैं दैट देयर विल बी नो प्रॉब्लम इफ़ दे हैव ओनली सिंगल यूज़। अगर बहुत सारे यूज़ ना हो तब भी सेंट्रल प्रॉब्लम अराइज नहीं होती, बट ऐसा नहीं है, दे हैव अल्टरनेटिव यूजेस। सो whenever problem of choice or scarcity arise, economy said to be emerged। मतलब जब भी ये दो चीज़ें होती है, एक प्रॉब्लम ऑफ चॉइस की, क्या चीज़ें पहले प्रोड्यूस करें, और एक स्केर्सिटी रिसोर्सेज की कमी, तो जब भी ये होती है उसे ही सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी कहते हैं। और इसी वजह से ही फॉलोइंग प्रॉब्लम हर इकोनॉमी को फेस करनी होती है और सॉल्व करनी होती है। तो अब सेंट्रल प्रॉब्लम का मतलब क्या होता है ये आप सभी को समझ आ गया होगा। अब बात आती है सेंट्रल प्रॉब्लम है क्या क्या। तो सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी 3 टाइप्स की होती है। फर्स्ट, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। सेकेंड, एफिशिएंट यूज़ और फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। एंड थर्ड नंबर पर आती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। ये 3 मेन प्रॉब्लम है हर इकोनॉमी में। अब बात करें एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज की, तो उसमें भी 3 चीज़ें आती है उसके अंदर, जो है व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। तो चलो इन सबको डिटेल में जान लेते हैं। सबसे पहले आता है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसका मतलब होता है available resources of the society may be used to produce various commodities for different groups and in different manner। मतलब अगर नॉर्मली बोले तो जितने हमारे पास रिसोर्सेज है उनको किस तरह से और किसके लिए प्रोड्यूस करें, यही एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज है। अगर सैमुएल्सन के अकॉर्डिंग देखें तो सैमुएल्सन ने एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, जो है what to produce, how to produce and for whom to produce। अब बात आती है what to produce। तो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब आपको समझ आ गया होगा। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का शॉर्ट में अगर सिंपली मतलब बताए तो इसके अंदर आता है कि हमारे पास जो भी रिसोर्सेज है उनको किस तरह से या किसके लिए प्रोड्यूस करना है, इसी को हम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज कहते हैं।
तो अब बात आती है व्हाट टू प्रोड्यूस। जब हम व्हाट टू प्रोड्यूस की बात करते हैं, सो इट मीन्स टाइप्स एंड अमाउंट ऑफ कमोडिटी टू प्रोड्यूस्ड। मतलब सबसे पहले प्रॉब्लम आती है कि किस टाइप की या कितनी कमोडिटी हम प्रोड्यूस करें जो सबकी ज़रूरतें पूरी हो सके या पूरी कर सके। इकोनॉमी में इस कॉन्सेप्ट को हम प्राइस थ्योरी भी कहते हैं, या ये कह सकते हैं कि ये कॉन्सेप्ट प्राइस थ्योरी के अंडर में आता है। तो जैसे कि हमें पता है कि सारे रिसोर्सेज लिमिटेड है, फिर चाहे हम लेबर की बात करें, लैंड की बात करें, कैपिटल की बात करें, मशीन्स या एंटरप्रेन्योर किसी भी चीज़ की बात करें, सबकी एक लिमिट है और सबकी डिमांड कभी पूरी नहीं होती। हर इंसान की ज़रूरत एक के बाद एक बढ़ती चली जाती है। तो इसलिए सोसाइटी को ये डिसाइड करना होता है कि कौन सी कमोडिटी प्रोड्यूस करनी है और कितनी प्रोड्यूस करनी है। अब व्हाट टू प्रोड्यूस की बात कर रहे हैं कि कौन सी कमोडिटी प्रोड्यूस करनी है, तो उसमें दो चीज़ें आती है, दो चीज़ें और ऐड हो जाती है, जो है कि हम कौन सी चीज़ प्रोड्यूस करें। उसमें फर्स्ट है कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करें। सबसे पहले बात आ जाती है कि कंज्यूमर गुड प्रोड्यूस करें जो सबके लिए, या कंज्यूमर जिसकी डिमांड करता है, या फिर प्रोड्यूसर गुड प्रोड्यूस करे जो प्रोडक्शन में एज अ रॉ मटेरियल यूज होती है। मतलब व्हाट टू प्रोड्यूस के अंदर भी दो चीज़ें आ जाएंगी, पहले आ जाएगी कंज्यूमर गुड्स और प्रोड्यूसर गुड्स। मतलब इन दोनों में से हम कौन सी चीज़ प्रोड्यूस करें। अब इनके अंदर भी दो चीज़ें आ जाती है। अगर हम कंज्यूमर गुड्स की बात करें तो बात आती है सिंगल यूज़ गुड्स होते हैं वो प्रोड्यूस करें या ड्यूरेबल गुड्स यूज़ करें। सिंगल यूज़ गुड्स होते हैं जिसको बस एक बार यूज़ करा और फिर उसके बाद उसका कोई यूज़ नहीं कर सकते या उसका कोई यूज़ नहीं है। ड्यूरेबल गुड्स होता है जिसको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही अगर प्रोड्यूसर गुड्स की बात करें तो उसमें भी ये डिसाइड करना होता है कि अगर प्रोड्यूसर गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं तो सिंगल यूज़ गुड्स प्रोड्यूस करें या ड्यूरेबल गुड्स। तो ये कॉन्सेप्ट आता है व्हाट टू प्रोड्यूस में कि हमें क्या प्रोड्यूस करना है। तो इसमें हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो भी है वो फुली एब्जॉर्ब्ड है। फुली एब्जॉर्ब्ड का मतलब आ जाएगा एक लिमिट है हर चीज़ की। ऐसा नहीं है दोनों टाइप के गुड हम ज़्यादा प्रोड्यूस कर लेते हैं। अगर एक टाइप के गुड से ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं तो दूसरे टाइप के गुड्स का प्रोडक्शन हमें कम करना होगा। अगर दो चीज़ों का प्रोडक्शन करना है तो अगर एक का प्रोडक्शन ज़्यादा करना है तो दूसरों का हमें कम प्रोडक्शन करना होगा, क्योंकि रिसोर्सेज तो लिमिटेड ही है ना हमारे पास। जैसे कि हमारे पास 100 ही रुपये है, फिर अगर दो चीज़ें खरीदनी है और एक चीज़ हमें ज़्यादा खरीद ली तो दूसरी हमें कम खरीदनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास पैसे तो 100 ही रुपये है, कितना भी खरीदे। तो अगर एक हमने 60 खरीद ली तो दूसरे में 40 ही खरीदनी पड़ेगी। तो उसी तरह से रिसोर्सेज भी हमारे पास लिमिटेड है। अब ये डिसाइड हो गया कि क्या प्रोड्यूस करना है और कितना प्रोड्यूस करना है। अब डिसाइड करना है कि हाउ टू प्रोड्यूस। जो हमने डिसाइड किया है उसे प्रोड्यूस करना कैसे। इट मीन्स प्रॉब्लम ऑफ सेलेक्शन ऑफ टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। नॉर्मली हम देखें तो दो तरह की टेक्निक होती है। पहली जो फर्स्ट होती है वो होती है लेबर इंटेंसिव टेक्निक, जिसमें लेबर ज़्यादा यूज़ होती है, और दूसरी कैपिटल इंटेंसिव, जिसमें कैपिटल मतलब मशीन्स वगैरह ज़्यादा यूज़ होती है। तो हाउ टू प्रोड्यूस में हमें ये डिसाइड करना होता है कि कुछ प्रोडक्शन करने के लिए कौन सी टेक्निक यूज़ करें कि ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट मिल जाए और कॉस्ट कम लगे। मतलब कि कुछ भी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसमें आउटपुट मतलब कि प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाए पर हमारे पैसे कम लगे। इस कॉन्सेप्ट को हम थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन भी कहते हैं। तो जब ये डिसाइड हो जाता है कि कितनी कमोडिटी प्रोड्यूस करनी है या क्या प्रोड्यूस करनी है, उसके बाद हमें जो प्रोड्यूस करना है उसे किस टेक्निक से प्रोड्यूस करना है कि हमारा प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो जाए और ख़र्चा भी कम लगे। और प्रोडक्शन हम स्मॉल स्केल या लार्ज स्केल या फिर कॉटेज
इंडस्ट्री में भी कर सकते हैं। तो बात आती है कौन सी टेक्निक यूज़ करें, ऑटोमेटिक मशीन्स मतलब कैपिटल इंटेंसिव, या फिर हैंडीक्राफ्ट मतलब लेबर इंटेंसिव। अगर हम कैपिटल इंटेंसिव की बात करते हैं तो इसमें मशीन्स कैपिटल ज़्यादा लगेगी, लेबर कम या फिर ना के बराबर यूज़ होगी। और अगर हम लेबर इंटेंसिव की बात करें तो इसमें लेबर ज़्यादा होगी और कैपिटल कम होगी। अगर इंडिया जैसे देश की बात करें तो यहाँ लेबर इंटेंसिव यूज़ करना ज़्यादा बेटर रहेगा, बिकॉज यहाँ लेबर नॉर्मली अवेलेबल हो जाती है। यह हम सबको पता है कि यहाँ पे इतनी पॉपुलेशन है कि लेबर बहुत मिल जाती है। और कैपिटल भी डेवलप्ड कंट्री के अकॉर्डिंग कम है। अगर हम डेवलप्ड कंट्री यूएसए वगैरह की बात करें तो हमारे यहाँ पे उनके कंपैरिजन में कैपिटल कम है। हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम हर चीज़ बस मशीन्स वगैरह से यूज़ करें। और अगर यूएसए जैसी कंट्री की बात करें तो वहाँ कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज़ ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कैपिटल ज़्यादा है और लेबर कम होती है। तो ये था हाउ टू प्रोड्यूस। अब क्या प्रोड्यूस करना है, कितना करना है और कौन सी टेक्निक से करना है प्रोडक्शन, ये डिसाइड होने के बाद अब डिसाइड करना है कि प्रोडक्शन करना किसके लिए है। फॉर whom टू प्रोड्यूस, इट मीन्स problem of distribution of income and how to distribute the product among the various section of the society। मतलब जो हम प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे वो किसके लिए कर रहे हैं या उसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है कि सबकी ज़रूरतें पूरी हो जाए, या सिंपली हम कहेंगे कि जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसे लोगों तक कैसे पहुंचाना है, इसमें ये डिसाइड करना होता है। मतलब जो भी हमने प्रोड्यूस कर लिया, किस टेक्निक से कर लिया वो डिसाइड हो गया। अब हमें डिसाइड करना है जो हमने प्रोडक्शन कर लिया है वो कैसे लोगों तक पहुंचाना है, या किसके लिए जो प्रोड्यूस करा है उनको कैसे लोगों तक बांटना है। इस कॉन्सेप्ट को हम थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से भी जानते हैं। तो जो भी हम गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं वो कंज्यूमर या सिटीजन खरीदेंगे। तो वो कंज्यूमर या तो रिच फैमिली से होगा या फिर वीकर सेक्शन मतलब पुअर फैमिली से। तो उनमें कैसे प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट करना है, यही प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कहलाती है। अगर बात कैपिटलिज्म की आती है तो परचेसिंग पावर के अकॉर्डिंग परचेस करते हैं। अगर सोशलिस्ट की आती है तो इंडिविजुअल के बेसिस पे परचेस करते हैं। हमने अब तक जो पढ़ा, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस, ये कॉन्सेप्ट आता है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज के अंडर में। अब सेकंड नंबर पर आता है फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इट मीन्स हाउ टू अचीव फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज, मतलब जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका पूरी तरह से यूज़ करना, या ये कह सकते हैं कि वेस्टेज नहीं होनी चाहिए किसी भी रिसोर्सेज की। इसमें सेकंड पॉइंट आता है कि किसी भी रिसोर्सेज का वेस्टेज नहीं होना चाहिए, स्पेशली लेबर। मतलब अगर किसी चीज़ के प्रोडक्शन के लिए 10 लेबर चाहिए तो उससे ज़्यादा लेबर नहीं होने चाहिए। अगर एक्स्ट्रा लेबर होंगे तो उन्हें वेस्टेज में काउंट किया जाएगा। तो ऐसे या इसे भी हम वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज ही कहेंगे। इन कॉन्सेप्ट को हम थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के नाम से भी जानते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज इकोनॉमिक efficiency. It means it is the situation where it is possible to make anyone better off without making someone worse off। मतलब ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें हमें कुछ करने के लिए किसी चीज़ का त्याग या किसी चीज़ का कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े। इसको हम वेलफेयर इकोनॉमी भी कहते हैं। अब बात आती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ग्रोथ की। सो इट रेफर्स टू whether the economy is capacity to produce goods or services is growing from year to year or it is remaining static। मतलब इकोनॉमी में इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि जो भी प्रोड्यूस हो वो हर साल बढ़े, मतलब ग्रो करता रहे, या फिर ये भी कह सकते हैं कि स्टैटिक रहे पर कम नहीं होना चाहिए प्रोडक्शन। डेवलपमेंट और ग्रोथ होती रहनी चाहिए उसमें। जैसे आज हमने 10 किया तो अगले साल ये हो सकता है कि 10 ही हो, पर वो 9 नहीं होना चाहिए। 11-12 हो वो तो अच्छी बात है, लेकिन वो कम नहीं होना चाहिए।
ये हमें इंड्यूस्ड करते हैं सेविंग और इन्वेस्टमेंट के लिए। इस प्रॉब्लम को हम थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के नाम से भी जानते हैं। फॉर एग्जांपल, इकोनॉमिक में डेवलपमेंट कैपिटल से इंड्यूस्ड होगी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैपिटल से इंड्यूस्ड होगी, या नई नई टेक्निक होगी तब इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी। ओके, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। इसके अंदर क्या क्या आता है, इसमें अगर सीधा सीधा सेंट्रल प्रॉब्लम पूछे तो कई जगह सिर्फ व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस को ही सेंट्रल प्रॉब्लम से डिफाइन करते हैं। बट मैंने आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल में बता दिया है, जिससे आपको किसी तरह की कोई कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो। तो इस चैप्टर के जो बचे हुए कुछ कॉन्सेप्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। इतने आप इसे अच्छे से पढ़िए और जो भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।